अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम अपना पाइथन पासवर्ड की सीरीज हमने की थी, उसके अंदर आज हम विंटर 21 का पेपर 4 सॉल्व करने लगे हैं। और ये मैं आपको पाइथन में करके दिखाऊंगा। पेपर 4 प्रैक्टिकल है ये आपका। इसके अंदर जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक पिक्चर्स डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी, जो कि मैं अगेन अपने फोल्डर के अंदर ऐड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि स्टडी फॉलोइंग सूडो कोड फॉर अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो कि अपने आप को ही फंक्शन में दोबारा कॉल कर रहा होता है। फंक्शन का नाम है अननोन, बाय वैल्यू एक्स बाय वैल्यू वाई ले रहा है, रिटर्न करता है इंटीजर। इफ एक्स इज लेस देन वाई देन आउटपुट एक्स प्लस वाई, रिटर्न अननोन एक्स प्लस वन वाई टाइम्स टू। एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन रिटर्न वन। एल्स मतलब ये इस वाले इसका है, आउटपुट एक्स प्लस वाई, रिटर्न अननोन एक्स माइनस वन वाई डिव टू। अल्लाह जाने क्या कर रही है। So operation div returns the integer value after division. Example 13 div 2 would give 6. Write program to code to declare the function unknown. तो डिक्लेयर करने है, लिखना भी है कोड। अच्छा, लिखना भी है। अच्छा, बेसिकली बस ये फंक्शन जो है अपने पाइथन में करके लिखना है, कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसको हम यहाँ साइट पे खोल लेते हैं अपने पास, और यहाँ पर हमारे पास पाइथन खुला हुआ है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप इधर आ जाएंगे और लिखेंगे डेफ। इसी तरह फोल्डर अपने पास बना ले, विंटर 21 का, पेपर 4 2, क्वेश्चन 1 2 3 के 3 फोल्डर का। आप चाहें तो पेपर का भी सेपरेट फोल्डर बना सकते हैं बाद में कभी अगर आपको चलता है, ताकि आपकी सर्च करना ईजी हो। इधर आ जाएगा आपका टैप अननोन। अननोन का ये कैपिटल में रखा हुआ अननोन। आपके पास पैरामीटर में एक्स आ रहा है और पैरामीटर में आपके पास आ रहा है वाई। ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो जो हम बाद में जो है बेसिकली वो रिटर्न वैल्यू जब रखेंगे तो वो होगा। इसके अंदर फंक्शन प्रोसीजर वाला कहीं पाइथन में नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ एक्स इज लेस देन वाई, इफ एक्स लेस देन वाई, तो आपने क्या करना है, आपने कर देना है प्रिंट एक्स प्लस वाई को आप जो हो यहाँ पे प्रिंट करा दोगे। इससे क्या हो गया, अननोन, अच्छा सॉरी कैपिटल एक्स, यहाँ वाई, और यहाँ एक्स। अगर ये आउटपुट करता है तो उसके बाद इसे रिटर्न क्या करना है, इसे रिटर्न करना है अननोन कॉल करेगा यहाँ पे। अननोन एक्स की जगह ये ले रहा है आपके पास एक्स प्लस वन, और y की जगह ये ले रहा है आपके पास दोबारा से y को, और इस पूरे आंसर को ये मल्टीप्लाई कर रहा है बाय मल्टीप्लिकेशन। कैसे लिखते हैं इसमें, तो ये आपका एक पार्ट हो गया। अब आपके यहाँ पे दूसरा पार्ट आ जाएगा एलएफ। एलएफ बेसिकली वो जो से एल्स इफ ब्रेक किया हुआ है उसको हम एक साथ लिख सकते हैं पाइथन में। आपका x इज इक्वल टू वाई आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना है वन। और एल्स पार्ट में आप क्या करोगे, आप इधर करोगे आउटपुट, सॉरी आउटपुट प्रिंट एक्स प्लस वाई, और x को रिड्यूस करके y के साथ पास करके यहाँ पे डिवाइड बाय टू कर देना, डिव टू कर देना। सो इज इक्वल टू पाइथन में आपके पास डबल इज इक्वल टू होता है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। आ, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न अननोन एक्स माइनस वन, ऐसे पैरामीटर में कॉमा वाई, और इस पूरे को करना क्या है, हमने कर देना है डिवाइड बाय
टू div टू करें, वरना अगर आपको ये div नहीं याद आ रहा तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि इंटीजर डिवीजन है, तो आप डिवाइड करके पूरे ब्रैकेट को इंट कर दो तो वो भी सेम ही आंसर आपको देगा। मेरा माउस गायब हो गया फॉर सम रीजन, मतलब माउस कैसे ना वापस। हाँ, अच्छा खैर आई। उसके बाद वो कह रहा है द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रन ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल एंड आउटपुट द रिजल्ट ऑफ ईच कॉल। बेसिकली वो ये तीन फंक्शन कॉल्स हैं, ये कॉल की जाएंगी और उसके बाद आपने आउटपुट करना है द रिजल्ट ऑफ ईच। फॉर ईच ऑफ द थ्री function calls, the main program needs to output the value of the two parameters. Uh, for each of the three function calls, the main program needs to output the value of the two parameters. Call the function with those parameters, output the return value. ठीक है, इसको पहले यहाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि तो लिखना क्या है वहाँ पर। उसके बाद इससे जो काम कहा था उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने आउटपुट करना है कि बेसिकली वो कॉल किस चीज के साथ किया जा रहा है। तो इधर आ जाएगा प्रिंट द फंक्शन इज कॉल्ड विद 10 एंड 15। पहली वैल्यू आपके पास 10 एंड 15 थी, और फिर आप यहाँ पर इसे कंट्रोल भी अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपके पास हम लिखेंगे प्रिंट यहाँ पर भी हम प्रिंट डाल देते हैं प्रिंट, और फिर तीसरी दफा भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट। अच्छा, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है कि आप यहाँ पे प्रिंट करोगे प्रिंट द फंक्शन इज कॉल्ड विद 10 एंड 10, और तीसरी बारी कॉल पर आप लिखोगे प्रिंट द फंक्शन इज कॉल्ड विद 15 एंड 10। हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी गई। वो कहता है कि टेक अ स्क्रीनशॉट टू आउटपुट द प्रोग्राम, जो आपने कोड लिखा है उसको दी। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा काम अभी तक ठीक आया है या नहीं। ये हमने ठीक लिख लिया आई गेस, और हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट भी ठीक लिखी। आंसर चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। अल्लाह का नाम लेके देखते हैं, मेरा तो हो जाए 25 26 27 इतना लंबा आंसर। हम्म, इसका आंसर क्या देगा 25 26 27 28 29 32। The function is called with 10 and 10, आपके पास 1 आ गया। The function is called with 15 and 10, उसके ऊपर 25 24 23 22 21 0। आई ऑनेस्टली डोंट नो कि प्रोग्राम कोड क्या कर रहा है, लेकिन बस ये कुछ कर रहा है। खैर यहाँ तक तो हमारा पार्ट ठीक हो गया था। उसके बाद वो कहता है हमसे कि रीराइट द फंक्शन अननोन एज एन आइटरेटिव फंक्शन, आइटरेटिव अननोन, आइटरेटिव अननोन लिखना है। अच्छा, अब इसके लिए जो है कि कहते हैं आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अ, ये प्रोग्राम कोड है, इसमें से अगर आप कभी भी देखो तो ये प्रोग्राम कोड तब जाके रुक जाता है जब आपका एक्स वाई की इक्वल हो। बेसिकली वन रिटर्न कर देता है और ये उसके बाद रुक जाता है। तो सबसे पहले जो है कहते हैं हम एक वेरिएबल जो कि हमने रिटर्न करना है, रिटर्न वेरिएबल, उसको हम सेट कर देंगे वन के ऊपर। वरना ये रिकर्सिव कॉल है ना कि बेसिकली उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप देखो कि अगर आपका एक्स वाई की इक्वल जब नहीं होता तब ये काम कर रहा है सिर्फ। अगर एक्स जो है आपके पास लेस देन वाई आ रहा हो
तो उस केस में आप क्या करते हो, बेसिकली यहाँ पर x को इंक्रीमेंट कर रहे हो, और फिर जो इसका रिजल्टिंग आंसर हो रहा है, जो कि बेसिकली ये जो पूरे फंक्शन कॉल का रिजल्टिंग आंसर था, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय 2, जिसको क्या है, उस वेरिएबल को हमने सेट किया था इनिशियली 1 पे। अगर मैं यहाँ समझा पाऊँ, जो अभी हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, ये वेरिएबल रिटर्न करिए, इसको हम इनिशियली सेट कर देंगे 1 पर। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये तब तक चलता है जब तक कि आपके एक्स वाई की इक्वल नहीं है, क्योंकि जब वो इक्वल हो जाता है उसके, तो ये 1 रिटर्न करके कोड रोक देता है। जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा कि जब इसका आउटपुट हमने लिया था, तो इसने जैसे ही आपको 1 रिटर्न किया था, तो ये उसके बाद रुक गया था। जैसे ही आपके एक्स वाई की इक्वल आया था, तो उससे 1 रिटर्न करके बंद कर दिया था अपने आप। लेकिन जब तक आपका एक्स वाई की इक्वल नहीं होता, तब तक ये कोड चलता है आपका। तो इसको कैसे चेक किया जाएगा कि अगर आपका एक्स लेस देन वाई है, तो उस केस में आपने एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है एक लूप के अंदर, और जो आपके पास इन सबका प्रोडक्ट आंसर आ रहा था, उसको आप मल्टीप्लाई करो बाय 2। और अगर x जो है आपका ग्रेटर देन y है, जो कि इस वाले केस के अंदर बात हो रही है, तो सबसे पहले तो जो है इनका सम आउटपुट किया जा रहा है, और फिर उसको div 2 किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका कोड लिख के देख लेते हैं एक दफा कि def iterative unknown, iterative unknown आपका पैरामीटर में ले रहा है x, y। iterative unknown सबसे पहले क्या काम कर रहा है कि इसका जो टोटल है, या फिर आप कोई भी रिटर्न वैल्यू को रखते हैं, दिस वैल्यू नाम रख लेते हैं, टोटल तो नहीं कह सकते, 1 पहले आ जाता है, दिस वैल्यू 1 सेट होगी, while x is not equal to y। ये x नॉट इक्वल टू y है, क्योंकि जब वो इक्वल हो जाता है तो उससे क्या रिटर्न करना था, उससे 1 रिटर्न कर देना था। x इज नॉट इक्वल टू y। क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रिंट करना है, इन दोनों को आपको नजर आ रहा है कि अपने सम प्रिंट कर देना, दोनों केसेस में इनका सम प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही बात आ जाएगी, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लें आप, कोई मसला नहीं, कंट्रोल सी करके प्रिंट x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्रिंट हो गया। अब आपने देखना है कि क्या x बड़ा है या y बड़ा है। अगर x बड़ा था, तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम, x को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वरना अगर x छोटा था तो x को इंक्रीमेंट करना है। क्योंकि अगर इफ x इज लेस देन y, आपने क्या करना होगा, x अगर लेस देन y आ रहा है, तो x को करना है इंक्रीमेंट, और एल्स पार्ट में आ जाएगा कि अगर आपका वो छोटा है, y छोटा है, तो उस केस में x इक्वल टू x माइनस 1। दूसरा काम अब क्या हो रहा है कि जब वो इसको कर लेता है, तो वो इस अननोन फंक्शन के साथ इसको कॉल कर रहा था, लेकिन वो अब हमने लूप पे डाल दिया भाई। तो सिंपली ये वाली जो वैल्यू थी, ये बेसिकली अब आपकी वैल्यू अपडेट होनी है इस वैल्यू के साथ, जो कि इनिशियली यहाँ पे सेट की भी 1 पे, क्योंकि ये रिटर्न 1 कर रहा है ना। तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जब वो इक्वल होंगे। तो जब वो इक्वल नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू आपकी 1 है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसका जो आंसर था, इसको प्रोडक्ट कर देंगे बाय 2। टोटल इज इक्वल टू टोटल, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई कहना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर आकर आपका जो है वो हो जाएगा टोटल टू टोटल डेव 2। और ये सारा कुछ करने के बाद जब आप लूप एग्जिट करोगे, तो आप कर दोगे रिटर्न, टोटल क्यों बोल रहे हैं, या फिर दिस वैल्यू, रिटर्न दिस दिस वैल्यू, ये आपकी रिटर्न हो गई। उसके बाद वो कहता है आपसे कि टेक वन और मोर स्क्रीनशॉट टू शो द आउटपुट ऑफ बोथ फंक्शन फॉर ईच सेट ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा, फॉर बोथ फंक्शन फॉर ईच सेट ऑफ पैरामीटर्स, बेसिकली अब वही काम जो है हमने इसके लिए आइटरेटिव अननोन के लिए करना है।
तो इसके लिए जो हम चलाएंगे कंट्रोल सी करेंगे और इधर आपका आ जाएगा और इन सब के साथ आप लिख दोगे आइटरेटिव। इधर भी आ जाएगा आपका आइटरेटिव, फिर उसके बाद आपका इधर भी आ जाएगा आइटरेटिव। अब उसके बाद जो है कि कितने फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इधर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रिंट, एक आपके पास एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि प्रिंट आइटरेटिव, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंट एक एम्प्टी लाइन, ताकि स्पेसिंग हमारे पास अच्छी हो, मुझे नजर आ रहा हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया मैंने। सबसे पहले जी, अच्छा इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट्स सेम आए हैं। तो सेम आउटपुट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे कोड की जो वर्किंग आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेम आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने काम ठीक किया है और उसके बाद इसने यहाँ पर भी जब दिखाया कि यही स्टेटमेंट्स आपने लिखनी थी, प्रिंट स्टेटमेंट्स, और आपके पास ये आउटपुट आ गया। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिखी थी ना, ये आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपसे ये काम नहीं माना गया था। ये सिर्फ मैं आपकी रीडेबिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि जब आपके साथ इतना लंबा कोड आ जाए अजीब सा, तो उसको समझने का क्या तरीका है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके पास है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सवाल, वो कह रहा है कि ये जो है आपके स्टोर पिक्चर्स एज ऑब्जेक्ट्स, द प्रोग्राम स्टोर्स द डायमेंशन ऑफ द पिक्चर, विड्थ एंड हाइट एंड द कलर फ्रेम, एग्जांपल ब्लैक, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर, एग्जांपल फ्लावर। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके थीम, उसके कलर और उसकी विड्थ हाइट, ये सारी आपके पास जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं और सारे मेथड भी डिफाइंड हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं राइट द प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द क्लास पिक्चर एंड इट्स कलर्स, डू नॉट राइट एनी अदर मेथड, यूज योर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, ऑल एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट। पाइथन में कर रहे हैं तो आपके पास कमेंट्स में वेरिएबल्स भी डिक्लेयर होने चाहिए। अच्छा, इसको कैसे किया जाएगा? इसको किया ऐसे जाएगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 वाले फोल्डर पर जाते हैं और इधर डिफाइन कर लेते हैं क्लास पिक्चर, डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा विड्थ हाइट कलर ऑफ फ्रेम जो था आपका, उसका क्या नाम था, विड्थ हाइट फ्रेम कलर डिस्क्रिप्शन, फ्रेम कलर डिस्क्रिप्शन। इधर आकर लिखेंगे आप सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर विड्थ, इसको सीक्वेंस वैसे देख लें, डिस्क्रिप्शन विड्थ हाइट फ्रेम कलर है, पहले डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, वैसे ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप कर लें तो बेहतर है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये आपके पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है जिसकी की डाटा टाइप आपके पास है स्ट्रिंग। उसके बाद कहते हैं सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर विड्थ इज इक्वल्स टू विड्थ, और ये भी आपके पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है और ये जो है इसकी डाटा टाइप है आपके पास इंटीजर। उसके बाद आपके सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर हाइट आ जाता है जो कि इक्वल है हाइट के, और इधर ये भी प्राइवेट एट्रीब्यूट है जिसकी डाटा टाइप आपके पास है इंटीजर, और फिर उसके बाद सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर फ्रेम कलर इक्वल टू फ्रेम कलर, और आपके पास इसकी जो है ये प्राइवेट स्ट्रिंग। अच्छा, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन हमारे पास हो गई, तमाम के तमाम वेरिएबल्स हमारे डिफाइन हो गए हैं, वेरिएबल्स कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद वो कहता है कि द कंस्ट्रक्टर, अच्छा ये सब हमने कर लिया। द फोर गेट मेथड्स रिटर्न द एसोसिएटेड एट्रीब्यूट फ्रॉम द गेट डिस्क्रिप्शन, रिटर्न द डिस्क्रिप्शन, राइट द फोर गेट मेथड्स। ये गेट मेथड आपके पास है, गेट डिस्क्रिप्शन, गेट हाइट, गेट विड्थ, गेट कलर। चलो जी, कॉपी नहीं हो सकते।
डेफ, ये बात द क्लास के मेथड्स हैं, ये बात याद रखिए। डेफ कंट्रोल, चलो कोई नहीं। गेट डिस्क्रिप्शन, इधर आ जाएगा आपका सेल्फ, और ये आपका रिटर्न कर देगा, रिटर्न सेल्फ डॉट डिस्क्रिप्शन। फिर आपके पास है डेफ गेट कलर, नहीं गेट विड्थ आ जाएगा, सेल्फ, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर विड्थ। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेफ गेट हाइट सेल्फ, रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर हाइट। डेफ गेट कलर, गेट फ्रेम कलर, क्या नाम था, गेट कलर, कलर सेल्फ, रिटर्न सेल्फ डॉट फ्रेम कलर। ये आपके सारे मेथड्स भी यहाँ पे डिफाइन हो गए। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम दिखाना चाहूँ तो ये आपके पास मार्किंग स्कीम है, इसके हेडर की और सारे एट्रीब्यूट्स के गेटर्स। गेटर्स बनाने के बाद the method set description takes a new description as a parameter and writes this value to the appropriate attribute. Write the method set description. Set description जो है अब आपने मेथड यहाँ पर लिखना है। def set description सेल्फ कॉमा, इधर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो भी है, तो इधर आप कर लेते हो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, जो भी उससे पैरामीटर पास की थी। उसके बाद वो कहता है राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ टाइप पिक्चर विद 100 एलिमेंट्स। अच्छा, अब उसके अंदर 100 पिक्चर एलिमेंट्स होने चाहिए, और एरे का नाम आपके पास सिर्फ एरे का कोई भी नाम नहीं है, तो इधर आपके पास ये मेन प्रोग्राम में आ जाएगा पिक्चर एरे इज इक्वल टू दिस फॉर इंडेक्स इन रेंज 100। आप क्या क्या पे डालोगे, पिक्चर एरे डॉट अपेंड, अपेंड करोगे इसमें क्योंकि अभी एरे एम्प्टी है, उसकी कोई वो नहीं है। इसके अंदर आप डालोगे अपनी पिक्चर, ब्रैकेट पे डिस्क्रिप्शन इसकी ब्लैंक स्ट्रिंग, कॉमा 0,0 हाइट, और कॉमा आपके फ्रेम कलर भी अभी ब्लैंक है। ये सारा कुछ आपकी एरे डिक्लेयर हो गई है। इसको देख लेते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। उसके बाद द टेक्स्ट फाइल picture.txt stores data for the pictures and order description with height color। इसलिए मैं कह रहा था ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा था, हर दफा नहीं करता, लेकिन बेहतर ये कि आप ऑर्डर का ख्याल रखें। द मेन डेटा रीड्स इनटू द प्रोग्राम from the text file is stored in an array of type picture। The main program and the function will need to access the array data। बेसिकली आपका जो फंक्शन है ये मेन प्रोग्राम के पास एरे का एक्सेस होना जरूरी है। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन हाइट विड्थ और फ्रेम कलर जो है रीड करेंगे। फंक्शन रीड डेटा opens the file picture txt, reads the data from the file, creates the new object of file picture of each picture, write each object to the array, raises an exception if the file cannot be found, counts and return the number of pictures to the array। बेसिकली अब वो जो कहते हैं आपके काउंट कर रही है कि कितने आपके पिक्चर्स ऐड कर दी गई थी, एक्सेप्शन आ जाती है कि फाइल नहीं मिली, और बाकी उसको डाटा को डाल रही है। अच्छा, वैसे जो है ना ये अपेंड वाला जो काम मैंने इधर किया था,
कि अपेंड वाला काम आपको इधर वैसे करने की जरूरत नहीं है, खाली पिक्चर अरे के अंदर भी कर सकते हैं। अपेंड आप इधर इसमें आगे कर लें तो आई गेस काम आसान नहीं हो जाएगा। सॉर्ट ऑफ इन्होंने यहाँ पे सब में क्योंकि डिफाइन है भाई ये इस तरह से किया हुआ है कि पिक्चर विद 100 एलिमेंट्स, जिस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। खैर आपके पास आ जाते हैं डेफ री डेटा, और इसके पैरामीटर में तौर पे दिया जा रहा है, क्या पैरामीटर में दिया जा रहा था? The data into a program or text file is stored in the array of data. The main program and the function will need to access the data array. अच्छा तो फिर तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एरे पास करनी पड़ेगी ना, एक एरे। तो री डेटा कैसे काम करेगा? सबसे पहले जो है कि कहते हैं आप अपना डालोगे यहाँ पे काउंट, सेट हो जाएगा 0 पर। ट्राई किया जाएगा यहाँ पर, ट्राई के अंदर आप क्योंकि सेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फाइल को ओपन करोगे, फाइल टू ओपन पिक्चर्स डॉट टी एक्स टी, फाइल मौजूद भी है इधर, उसका नाम इधर आपके पास आ जाएगी ये, इसको रीड मोड में खोला जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पर कहता है आपसे कि डाटा को रीड किया जाए फ्रॉम द फाइल। तो मतलब ये क्या, पहले 4 वेरिएबल्स में आप इसको डाटा को रीड करोगे। कितनी पिक्चर्स हैं? 100 पिक्चर्स है ना, तो इसमें भी क्या 100 पिक्चर्स की डिटेल लिखी हुई है वैसे? थोड़ा सा अगर हमसे खोल के देख लें एक मिनट, तो इसमें तो सिर्फ 84 पिक्चर्स की, मतलब 84 है। इसको डिवाइड करते हुए 4, तो आपके पास 4 टू जार 8, 21 पिक्चर्स की आपको इसमें डिटेल मिलेगी। हम्म। तो इसका तरीका ये होगा कि हाँ, आप इधर लूप लगाओगे, एक वाइल लूप, क्योंकि इधर हमें लाइन टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता, या तो आप उसकी लाइंस काउंट कर लो। सॉर्ट ऑफ एक तरीका होता है उसका भी, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि हम इसके ऊपर लगाते हैं वाइल डिस्क्रिप्शन इज नॉट इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग। वो क्या करेगा, अब बताते हैं क्या काम कर रहा है। सबसे पहले जो है कि कहते हैं आप इधर इस सीक्वेंस दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन विथ हाइट कलर, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू फाइव डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, आपके पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो है कि कहते हैं आप डिस्क्रिप्शन करने के बाद ये क्या कह रहा है आपसे, एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्ट लोकल वेरिएबल डिस्क्रिप्शन माइट बी रेफर्ड बिफोर। कहीं मुझे लिख तो लेने दो, कोड एरर पहले निकालना शुरू कर देता है ये। चलो भाई, डिस्क्रिप्शन आपकी ये आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे लोगे अपनी विड्थ, फाइल
डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, और इस पूरे को कन्वर्ट कर रहे हो आप इंटीजर में, क्योंकि ऑफ कोर्स एक इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद हाइट इज इक्वल टू इंट फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, और फिर उसके बाद आपने पिक्चर के फ्रेम का कलर देखना है, तो आप इधर आ जाएगा, आपको वेरिएबल कलर इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, आपके पास आ गया। अब आपके पास ये सारे उसके कलर, हाइट, विड्थ, डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई हुई है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका डाटा अगर रीड किया गया है तो आप अपने इसको एरे में लिख दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल एंड हो गई है तो ये कैसे चेक किया जाएगा, इसके लिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। इसको बाद में देखना पड़ेगा, आई गेस ये चीज़ जो है ना काम नहीं करेगी जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ इसको काम करने के लिए। क्या किया जाए, हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एरे इसकी अननोन है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अननोन है। उससे बताया तो था कि हमने 100 एलिमेंट्स बनाने, लेकिन 100 एलिमेंट्स तक तो डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें। या फिर ये क्या आप इधर 200 एलिमेंट्स का लगा लो। और एक्स इन रेंज में भी, क्योंकि आगे फाइल में और भी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ फॉर एक्स इन रेंज 100 लगा सकते हैं। अब भाई तेनों की हो गया। एंड अच्छा, एक बार कैपिटल को गलत कर दिए। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग होते हैं ना, इसका केस भी आप ठीक कर लें एक साथ, या तो दोनों को लोअर कर लें या दोनों को अपर कर लें। इससे होता है कि जब आप बाद में वेरीफाई कर रहे होते हैं ना तो वो आपको बहुत तंग करता है। तो ये इधर आप पहले जब डाटा पिक करते हैं कोई भी स्ट्रिंग वाला डाटा, तो उसका केस आप जो है ना वो सेम कर लिया करें, ताकि आपको बाद में जब आप सर्चिंग सॉर्टिंग में जाते हैं तो फिर आपको आसानी होती है। उसके बाद आपने जब ये डाटा पिक कर लिया तो इसको आपने डालना है अपनी इस पिक्चर एरे के अंदर। तो इधर आ जाएगा आपके पास पिक एरे काउंट, जो कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक इंडेक्स की भी काम कर रहा है। इसको आप असाइन कर दोगे, इसको साइन हो रहा है पिक्चर। पैरामीटर्स में आपके पास आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन, कॉमा विड्थ, कॉमा हाइट, कॉमा कलर। ये इसका पैरामीटर में पास हो गया। अब इस काउंट से इसको इसको ये है कि ये काउंट ये है। आपका काउंट जो है इसका मतलब ये कि ठीक है, काउंट को आप इंक्रीमेंट भी कर दोगे, डाटा ऐड हो गया। अच्छा, काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करना अगर आपका, क्योंकि हम तो ये 100 के लिए चला रहे हैं, जबकि हमने देखा था कि लिस्ट में तो थोड़े थे। इस वजह से इसको एक एडजस्ट ऐसे किया जा सकता है यहाँ पर कि इफ डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू आपका ब्लैंक स्ट्रिंग है, अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग यानी कि उसमें डाटा लिखा हुआ था, तो ही काउंट को भी इंक्रीमेंट किया जाए, वरना काउंट को ऑफकोर्स इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर तो वो लास्ट वाले डाटा को ब्लैंक भी कर देगा, क्योंकि वही इंडेक्स का काम भी कर रहा है साथ साथ।
यानी कि हमें इंडेक्स कुछ और बनानी पड़ेगी। हाँ, इसके लिए आप फिर आप इंडेक्स सेपरेट कर लेना। ये ठीक ठीक है। काउंट को इसी तरह रहने दें और साथ आप एक इंडेक्स भी बना दें जो कि आप सेट कर रहे हैं 0 पर, और यहाँ पर से आप इंडेक्स बना दें, इंडेक्स ये, और इसके बाद आप इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर दें, इंडेक्स इक्वल्स इंडेक्स +1। इससे हो ये रहा है कि जब आप और वो सिर्फ उसको काउंट तब करेगा कि इसमें नया डाटा ऐड हुआ है जब उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करती होगी। डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करती तो कोई डाटा आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ठीक हो गया। ये सारा कुछ होने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने अपनी जो फाइल है वो क्लोज कर देनी है, फाइल डॉट क्लोज, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्सेप्ट आईओ एरर, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। मुझे ये वाला प्रिपेयर करते हुए देर ही मतलब हो गई है, इतनी भी देर नहीं हुई। और आप इसके बाद क्या करोगे, अपना रिटर्न करोगे, अपना काउंट, और आपने रिटर्न करना है वो जो एरे ऑफ पिक्चर्स थी, एक एरे, वो आप रिटर्न कर दोगे। इसको पैरामीटर में हम ये वाली पिक्चर एरे बाद में पास करेंगे जब हम इसको यूज कर रहे होंगे। उसके बाद ये कहता है द मेन प्रोग्राम, इसको चेक करना ठीक लिखा भी है या नहीं। अच्छा, इन्होंने कंडीशनल लूप लगाया हुआ है और इन्होंने भी लोअर करके देखें कोई चीज़ की हुई है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये बाद में डिस्क्रिप्शन पिक करता है हर दफ़ा फॉर द नेक्स्ट टाइम। वो बेसिकली कर ये दे कि पहले वो डिस्क्रिप्शन पिक करता है, फिर वो देखता है कि वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो फिर वो उसको है। जबकि मैंने इस तरह से लूप किया क्योंकि हमें पता था कि 100 आइटम्स को स्टोर कर नहीं करना है आपने, वो 100 से ज़्यादा उस एरे में जा भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम ये सारे आइटम आपके एरे में डाल देंगे और वो इंडेक्स को साथ साथ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी 100 तक। उससे ज़्यादा तो ऑफकोर्स वो आगे जाएगा नहीं ना, इंडेक्स यूज ही नहीं हो सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इंडेक्स आपकी, तो वो लूप ही नहीं आगे चलाएगा आपका। और वो काउंट से तब इंक्रीज करेगा जब आपको काउंट जो है वो इसके बराबर नहीं होगा, वरना वो एक ब्लैंक चीज को बाद में दोबारा ऐड कर दिया जाएगा जिससे हमें कोई मसला नहीं हो रहा, हमारा काम फिर भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज की गई है ना, ये पेपर में नहीं समझ आएगी। बात तो ठीक है कि इससे पहले डिस्क्रिप्शन पिक की, अगर वो नहीं है तो वो इसको सारे को लिख देता है और डिस्क्रिप्शन को अगली वाले का वेरिएबल देकर फिर जब वो लूप चलता है तो वो डिस्क्रिप्शन अगली वाली पिक हो जाती है आपकी, इसके बाद वाली, जब तक कि डिस्क्रिप्शन आके ब्लैंक नहीं आ जाती। तो इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स, लेकिन वही बात है कि पेपर में नहीं समझ आना आपको। उसके बाद वो क्या कहते हैं, आप कह रहा है कि राइट द मेन प्रोग्राम कॉल द फंक्शन रीड डाटा, राइट द मेन प्रोग्राम। फंक्शन आपने कॉल करना है मेन प्रोग्राम में। यहाँ पर आप करोगे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसकी रिटर्न वैल्यूज दो हैं, काउंट भी है और पिक्चर एरे भी रिटर्न कर रहा है। तो इसको लेने का तरीका ये कि आप ऐसा से करते हो, टोटल पिक्स कॉमा दी एरे, आप पैरामीटर में ले लोगे, ये आपकी इक्वल टू होंगी, या फिर आप इसका नाम पिक्चर एरे रख लो, पिक्चर एरे इज इक्वल टू री डाटा पिक्चर एरे। ये आपका मेन प्रोग्राम में कॉल हो गया। जब इस तरह से दो रिटर्न वैल्यूज होती हैं तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो। The main program needs to ask the user to input their requirement for a picture. The user will enter the color of the frame, maximum width and maximum height of the picture. The program will then search for the array of pictures and output the picture description, the width and the height of any picture that meets the user requirement. The program should allow the user to input the color in any case, silver, 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 and should output the correct answer. Head to the main program to write the descripted action. बेसिकली अब आपने क्या करना है कि सॉरी कि आपने प्रोग्राम को देखना है कि यूजर से उसकी विड्थ, हाइट, कलर मांगना है और फिर उसको आपने एरे में सर्च करना है।
तो सॉर्ट ऑफ एक लीनियर सर्च आप लिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि सबसे पहले जो है आप यूजर से मांगोगे उसका फ्रेम कलर इज इक्वल टू, आप इधर डालोगे इनपुट एंटर दी फ्रेम कलर, उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे मैक्सिमम हाइट, जो भी वो चाह रहा है इसका आप नाम हाइट रख लो बस। हाइट इज इक्वल टू इनपुट एंटर दी हाइट ऑफ पिक्चर, विड्थ में आ जाएगा आपके पास इनपुट एंटर दी विड्थ ऑफ पिक्चर। जो भी उसको डिजायर थी वो तीनों वेरिएबल्स हमने ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सारे के सारे इसके मैचिंग फ्रेम्स आउटपुट करेंगे। अच्छा, केस का ख्याल रखा था, तो इस सारे इनपुट को आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में करेंगे और हमने सारे ऊपर वालों को लोअर कर दिया था, जिस वजह से इधर आप लगाएंगे डॉट लोअर। इससे क्या होगा कि वो सारे आपके लोअर केस में आ जाते हैं। अब इधर एक आपका लूप लगाया जाएगा फॉर इंडेक्स इन, सॉरी इंडेक्स एक ग्लोबल पैरामीटर है, इधर भी इंडेक्स यूज हुआ है ना, इसको खाली कुछ और कर लेते हैं, ये ना कंफ्यूजन कंफ्यूजन करेगा। फॉर आई कर लेते हैं इधर, और इधर आप ले आते हैं फॉर डब्ल्यू इन रेंज 0, अच्छा कहाँ तक चलाना है ये आपको, टोटल पिक्स तक, टोटल पिक्स तक, क्योंकि उससे आगे पिक्चर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वाली पिक्चर्स हमें चाहिए ही नहीं है। ये वाला जो काउंट वेरिएबल था बेसिकली हमें बस ये चाहिए। टोटल पिक्स में क्या आ रहा है आपके पास कि आप सबसे पहले इधर लगाओगे कि इफ पिक्चर एरे डब्ल्यू, अच्छा उस पे कहा था कि द विड्थ एंड हाइट ऑफ एनी, अच्छा मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट उसे दी हुई है, तो यानी कि उससे मिनिमम एक्सेप्टेड होगी। इस बात का भी ख्याल रखिए कि भाई रेंज ऑफ है कि वो मैक्सिमम इतनी, डब्ल्यू डॉट, इधर आप क्या दोगे, इधर बेसिकली आप डायरेक्ट कलर नहीं ले सकते, आप इसका गेटर इस्तेमाल करोगे, आप देख सकते गेटर खुद ही आ गए इधर, तो इधर गेट कलर होगा, लग जा इज इक्वल टू, आपको क्या है फ्रेम कलर। अगर वो फ्रेम कलर के इक्वल है तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट में है। इफ पिक्चर एरे डब्ल्यू डॉट गेट हाइट इज इक्वल टू हाइट, जो यूजर की हाइट है, और दूसरी क्या आपकी थी, एंड पिक्चर एरे डब्ल्यू डॉट गेट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, आपके आ जाता है जो कि आपने यूजर से ली थी। अगर ये वाली बात भी आपकी ट्रू निकल आती है, इज इक्वल टू नहीं सॉरी, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी आपके पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अगर ये बातें आपकी ठीक निकल आती हैं, तो अब आपने पिक्चर की क्या करना है, पिक्चर की आपने सारी डिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी है, यानी कि उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसका फ्रेम कलर तो खैर बता दिया गया था, तो बाकी आपको डिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी होगी। तो आप करोगे यहाँ पर आके इफ दिस प्रिंट पिक्चर एरे डब्ल्यू डॉट गेट डिस्क्रिप्शन कॉमा स्पेस कॉमा पिक्चर एरे डब्ल्यू डॉट गेट विथ कॉमा पिक्चर एरे
डब्ल्यू डॉट गेट हाइट, ये आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा। ये आपका मेन प्रोग्राम लिखा गया। ये यूजर को वो वाला काम भी अलाउ कर रहा है कि ताकि वो आपके पास मसला ना। वो कहता है कि अच्छा सॉरी, एक चीज और हम बोल रहे कि ये इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। ये इधर आ जाएगा इंट, क्योंकि वो इंटीजर में ले रहा होता है इंट। और ऊपर टेक्स्ट फाइल में भी यहाँ पर जो कन्वर्जन थी ये इंट में कर दी हुई है, ये भी लोअर कर दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि टेस्ट द प्रोग्राम फॉर इनपुट क्राइटेरिया ब्लैक 100 100। इसे अगर चलाएं, इनवैलिड लेटर फॉर इंटीजर विद बेस 10। अच्छा जिसे क्या रीड कर लिया ऐसा कि जिसके ऊपर बेस 10 नहीं आ रहा। फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप पर जो है इधर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं चेक करने के लिए सिर्फ कि क्या ले रहा है। प्रिंट डिस्क्रिप्शन विड्थ हाइट कलर। इसे मैं चेक कर लूंगा कि उससे काम क्या किया है। अच्छा फाइल तो ठीक है, तो विड्थ पे ये इंट क्यों नहीं लग रहा? क्या मुझे इसे बाद में टीचर पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए? अगर मैं इधर ना कन्वर्ट करूँ और मैं इंट यहाँ पे लगा दूँ, तो क्या मसला है इसको? ये इंटीजर नहीं है। सेकंड और थर्ड वैल्यू इंटीजर थी ना, क्या सीक्वेंस था? गलत चीज पे तो इंटीजर नहीं कन्वर्जन कर रहा। नहीं यही वेट थी और यही हाइट है, ये भी ठीक है। तो एक सेकंड मुझे देखना। अच्छा तो यहाँ पर सर में एरर ये आ रहा था कि क्योंकि वो हमने इसको ब्लैंक लाइन को भी रीड करके उसको डाली जा रहे थे उस एरे के अंदर, तो उसमें मसला ये आता है कि क्योंकि जब आप ब्लैंक लाइन से करते हो तो ब्लैंक लाइन के ऊपर कोई इंटीजर वैल्यू तो होती नहीं, तो उसको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाता। वो इस वजह से मुझे यहाँ पे ये एरर दिखाता है कि ये ब्लैंक स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पर। अच्छा अब इसका हल ये है हमारे पास कि हम यहाँ पर एक चेंज करें। वो ये कि हम इसको वेरीफाई करें कि ये ठीक इनपुट आया है या नहीं आया। आई नो थोड़ा सा टीडियस टास्क बन जाता है ये, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करें 1 मिनट लगाकर और हम यहाँ पर वेरिफिकेशन का स्टेप डाल दें, तो वेरिफिकेशन का स्टेप हमारे इस तरह से भी काम करेगा कि इफ width is not equal to blank string and height is not equal to आपका blank string, तब जो है वो इसको कन्वर्ट करके डाल देगा इसमें कन्वर्जन। अब यहाँ पर हम कर लेंगे, हम यहाँ पर इंट लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम इंट लगा देते हैं, क्योंकि अगर वो ब्लैंक होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको इग्नोर कर देगा और फिर वो इसको एरे में डालेगा भी नहीं और इस लूप में आपकी इंडेक्स भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई गेस अब ये काम कर जाएगा। इसको एक दफा फिर रन करके देखते हैं। एंटर द कलर ऑफ फ्रेम, इससे बताया था ब्लैक 1000 1000। तो इसने हमें 5 पेंटिंग्स का आउटपुट दिया है इस केस में, जो कि अगर आप मार्किंग स्कीम में देखें तो ये सारा कुछ ठीक कॉल हो गया था। ये भी कोई 5 पेंटिंग्स का आउटपुट दे रहा है। सिल्वर डालना है, मैक्सिमम विड्थ और हाइट 25 डालनी है। तो अगर हम दोबारा चलाते हैं सिल्वर 25 25। अच्छा तो ये बेसिकली हमें कोई भी पिक्चर नहीं देता, जिसका मतलब ये कि हमारे पास कोई भी पिक्चर उस तरह की एग्जिस्ट नहीं कर रही। विच गुड थिंग कि हमारे यहाँ पे कोड अब ठीक हो गया ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है
काफी लंबा सवाल था ये। चलो खैर। An ordered binary tree stores integer data in ascending numerical order. आपके पास एक बाइनरी ट्री है जो कि डेटा स्टोर कर रहा है इन असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर। The data in the binary tree is stored in a 2D array with the following structure. स्ट्रक्चर क्या है आपका कि लेफ्ट पॉइंटर डेटा राइट पॉइंटर, डेटा इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ है ऑफ द कॉलम्स, जबकि जीरो कॉलम के अंदर आपका लेफ्ट पॉइंटर और सेकेंड कॉलम में आपके पास राइट पॉइंटर, और हर इंडेक्स के रो जो है वो एक नया डेटा स्टोर करती है। Each row in the table represents one node on the tree. The number -1 represents a null pointer. The 2D array nodes is declared with space of 20 nodes. Each node has a left pointer, data, right pointer. The program is also initializes the root pointer to -1. This points to the first node in the binary tree, free node to 0. This points to the first empty node in the array. Write the program code to declare array nodes, root pointer, free node in the program. If you are using Python, use attribute declaration using comments. यानी कि इधर एट्रीब्यूट्स भी डिक्लेयर करने होंगे। इसके लिए एरे किस तरह से बनाई जाएगी कि अब आपने यहाँ पे बनानी है एरे नोड्स के लिए कि एरे नोड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख रहे 2D एरे कैसे बनती है। 0 फॉर रो इन रेंज 3। बेसिकली अब हमने इसकी रोज आपकी सेट कर दी हैं और आपके पास नहीं, कॉलम्स आपके इधर आएंगे, आपके कॉलम्स इधर आएंगे, तो ये कॉलम है फॉर कॉलम इन रेंज 3 फॉर रो इन रेंज 20। जब ब्रैकेट में लिखना होता है इसको, ऐसे क्या हो गया कि अब आपके पास 20 रोज बन गई हैं और 3 कॉलम्स आपके इस तरह डिक्लेयर हो गए हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा रूट पॉइंटर, जिसको सेट किया हुआ था रूट पॉइंटर को -1 पर, और आपका फ्री नोड पॉइंटर जो था, जो फ्री नोड था उसको सेट किया था 0। ऐसा ही है एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन। हम इस पे बहुत काम थोड़ी कर रहे हैं, इसके अंदर जरूरत नहीं है आपको ऐसे कमेंट्स में डिक्लेयर करने की। मार्किंग स्कीम देखते हैं, इसमें तो आपको जरूरत नहीं है इधर का काम का अभी तक, सिर्फ 2D अरे का काम है, आपको क्या जरूरत है। The procedure add new node to the array nodes. The procedure takes the array root pointer and free node pointer as parameter. Ask the users to enter the data and read this in. Add the node to the root pointer if the tree is empty. Otherwise, follow the pointer to find the position of the data item to be added. Store the data in the location and update all pointer. Simple वही काम जो कि आपके add node का होता। अच्छा, वो जिंदाबाद add node यहाँ दिया हुआ आपको पहले से लिखकर। सबसे पहले वो कहता है कि ये तो आपके लिए बड़ा आसान काम कर दिया इसने ये पहले से लिख कर। उसके बाद आपको बस क्या और काम किया कि अच्छा ट्रेवर्स कराना है और प्रिंट कराना है। लो भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया उसने यहाँ पे आपको लिख कर देकर। अगर आपको याद होगा कोड तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या स्टोर करना होता है। बेसिकली जो डाटा आपने आइटम इनपुट कराना था, तो इधर आपको क्या आएगा, जो आपने नोट डाटा जो आपने यूजर से इनपुट लिया हुआ था, इधर आ जाएगा आपका नोट डाटा यूजर से इनपुट। अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल टू डैश, तो रूट पॉइंटर कर दो 0 को। रूट पॉइंटर अगर आपको किसके इक्वल होता है तो आप 0 पे सेट करते हो -1 के। एल्स प्लेस इज टू फॉल्स, करंट नोड आपका रूट पॉइंटर। इफ प्लेस टू फॉल्स, नोड डाटा लेस देन array nodes current node 1, then array current node 0 -1 array nodes current 0। यहाँ पर आप बेसिकली क्या साइन कर रहे हो, अगर कि यहाँ पे -1 स्टोर्ड है, बेसिकली 0 पे क्या डाटा स्टोर था, जो 0th कॉलम था, 0th कॉलम पे अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट पॉइंटर से मौजूद है। तो अगर वो -1 की इक्वल है तो यहाँ पर आप डालोगे अपना फ्री नोड को, क्योंकि जिस तरह आप डाटा ऐड कर रहे हो, और प्लेस करोगे ट्रू। एल्स यहाँ पर आपने क्या डालना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा करंट नोड को आप अपडेट कर दोगे। यहाँ पर याद होगा ना करंट नोड एरे नोड्स
वो जो लिस्ट डॉट इस्तेमाल करते थे, जैसे रिकॉर्डेड टाइप्स इस्तेमाल करते थे। रिकॉर्डेड टाइप्स में आपके पास वो डॉट लेफ्ट पॉइंटर डॉट राइट पॉइंटर होता था। अब इधर जो आपके कॉलम इंडेक्स है, जो कॉलम की इंडेक्स है वो बात कर रही है यहाँ पर आपके उसके लिए जो आपके पॉइंटर्स हैं। इफ array nodes current 2 is -1, array nodes current 2 इसको असाइन कर देंगे फ्री नोड को, प्लेस इधर आ जाएगा आपके पास दोबारा से ट्रू। सारा होने के बाद आप फ्री नोड को इंक्रीमेंट कर देते हो। +1 आउटपुट री इज फुल एंड प्रोसीजर। थोड़ा अजीब सा इन्होंने कोड दिया हुआ वैसे, लेकिन खैर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग ही कोड लेके दिखा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि इसको देखते हुए एड प्रोग्राम कोड ये सिर्फ एक गाइड के तौर पे भी काम कर रहा है, वैसे कि निशानी है कि आपने कैसे करना। तो मैं आपको बस इसको प्रिंट कर देता हूँ और इसी के साथ लेके दिखाता हूँ कि कैसे लिखा जाता है एड नोट कोड। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से 8 मार्क का क्वेश्चन उसको दिया हुआ है। इसके अंदर से सिर्फ 6 फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप थोड़े बहुत तुक्के मार के भी आगे से ठीक कर लो तो, बिकॉज यहाँ पे ट्रू तो समझ आ रहा है ना, प्लेस फॉल्स है तो यहाँ पे आके ट्रू कराना है इसे, ठीक है। बाकी आपको नजर आ रहा है कि फ्री नोट पॉइंटर की बात हो रही है आपके, यहाँ पे नोट डाटा डालना था, ये -1 वाली बात है। सिर्फ ये वाले पार्ट जो है ना शायद उनको कंफ्यूज करे, ये वाला पार्ट जो है ये दोनों। बाकी तो कोई मुश्किल भी नहीं है बीच में। तो इसको लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे लिखते हैं। ये आ जाएगा आपके पास डेफ एड नोड, ये यहाँ पर लेगा पैरामीटर में आपके पास जो एरे नोड्स थी, कॉमा एरे नोड्स की बजाय हम इसका नाम बस लिस्ट दिस लिस्ट रख लेते हैं, नहीं रुके एरे नोड्स ही रहने देते हैं। एरे नोड्स आपका ये ले रहा था रूट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर। मैं इसको बाद में अपडेट करूंगा कि जो मुझे नाम पसंद है उसके हिसाब से। ये कहता है कि सबसे पहले आपने ले लेना है यूजर से इनपुट, नोट डेटा इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द डेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, यूजर इनपुट लेने के बाद आप चेक करोगे क्या आपकी वो लेस देन इक्वल टू 19 है या नहीं। इफ फ्री पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू 19, यानी कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप सुबह एरर हो गया फिर से, ये मसला था मैं कोड से लिखना चाहिए। एरे नोड्स फ्री पॉइंटर कॉमा 0। अगर आप खुद देख लो कि आपको बहुत ज्यादा इस काम को करने में जरूरत ही वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको काफी सारे फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स थी इसमें आपने ये जो यूजर से डेटा डाला था वो डालना है। फ्री पॉइंटर अगर -1 की इक्वल होता है रूट पॉइंटर तो उसको 0 कर देना होता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि आपका ट्री एम्प्टी था, जो कि इससे ये बात बताई हुई है कि अगर ट्री एम्प्टी है तो पहले भी जगह पे रूट पॉइंटर पर वैल्यू को डाल दो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर सारा काम कर लेते हो बस। ये वाली चीज भी आपको बड़े आराम से समझ आ जानी चाहिए। ये जो 2 पॉइंट्स है सिर्फ ये 2 ट्रिकी थे, तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा आपको घुमा के उसके पेपर नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ऑफ कोर्स इतना बड़ा कोड देके सूडो कोड देके आप परेशान जरूर हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। एरे नोड्स फ्री पॉइंटर कॉमा 1 इज इक्वल टू नोड डेटा, और फिर आपके पास एरे नोड्स फ्री पॉइंटर कॉमा 2 -1। आप सेम वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है सेम वेरिएबल्स यूज करना। मुझे फ्री पॉइंटर रूट पॉइंटर करना आसान लगता है, इस वजह से मैंने किया है वो। इफ, क्योंकि पैरामीटर में तो बाद में पास कर ही देना है ना उसको। इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे आप उसको कर देंगे रूट पॉइंटर को 0। ठीक हो गया। एल्स, ये फ्री पॉइंटर का मैंने एफ और पी कैपिटल लग दिया है, इस वजह से मेरा मसला होगा। खैर, इसके बाद उसके कहा वेरिएबल प्लेस्ड, प्लेस्ड फॉल्स, और आपका करंट पीटीआर इज इक्वल टू रूट पीटीआर। अब आपने वाइल प्लेस्ड
इक्वल टू फॉल्स। क्या काम करना? इफ ओ रखिए डबल, इफ नो डेटा इज लेस देन array node करंट ptr कॉमा 1, तो आप क्या करोगे? अगर वो उससे लेस है, जो कि उसके फर्स्ट वैल्यू भी वो array node जहाँ पॉइंट करी, करंट पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है आपके, उससे लेस है, तो आपने क्या करना होगा कि आप उसकी पिछली जगह पे ऐड कर रहे होते हो डाटा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि इफ array node करंट पॉइंटर कॉमा 0 इज इक्वल टू -1, यानी कि उसका लेफ्ट पॉइंटर जहाँ पे छोटी वैल्यू डालनी होती है, आपने लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू, राइट साइड पे बड़ी वैल्यू आती है, उसका लेफ्ट पॉइंटर अगर खाली है, देन आप क्या कर रहे होते हो? तो आप करते हो उधर जाके आप अपना वो नोड जो है फ्री नोड वहां पे ले आते हो, रेड नोड करंट पॉइंटर कॉमा 0 इज इक्वल टू फ्री नोड, कि अब आपका फ्री नोड यहाँ पॉइंट करेगा। आपका फ्री नोड यहाँ पॉइंट कराने के बाद आप अपने प्लेस कर देते हो ट्रू। उसके बाद उससे कहावत है कि यहाँ पर आपके पास एल्स, यानी कि इस वाले इफ के अलावा एल्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, एल्स करंट पॉइंटर, इसको आप असाइन कर दोगे एरे नोड, मैं ज्यादा आगे चला गया, एरे नोड करंट पॉइंटर 0, यानी कि आप इसको इंक्रीमेंट कर रहे हो वो, ताकि वो अगले वाले पे जाए। एल्स मतलब ये है कि अगर आपका वो राइट साइड पे खाली है, तो आप उसकी राइट साइड पे जाकर जो है डाटा को स्टोर करोगे, क्योंकि अगर वो वैल्यू मतलब ये कि अगर लेस देन नहीं है तो मतलब वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन पे जाओगे आप। ग्रेटर देन के केस में अगर आपके पास वो साइड जो है राइट साइड आपके पास खाली है उसकी करंट नोड 2, यानी कि जो राइट साइड है वो खाली है, क्योंकि वो एल्स वाला केस क्या था कि वो नंबर बड़ा है इससे, या उसकी इक्वल है या उससे बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, उसको राइट साइड पे ऐड करोगे। राइट साइड पे ऐड करने के लिए अगर राइट साइड आपके पास खाली है, -1 पड़ी हुई वहां पर आपके पास, तो आप यहाँ पर लाकर अपना फ्री पॉइंटर फेंक दोगे, एरे नोड करंट नोड 2, इसको साइन कर दोगे फ्री नोड, फ्री नोड साइन कर दिया, प्लेस आपका हो गया ट्रू। वरना आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अगर आपको खाली नहीं मिलता तो आप एल्स वाले पार्ट में जाओगे और आप अपने राइट साइड वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे, राइट साइड की तरफ इंक्रीमेंट करोगे करंट पॉइंटर को, ताकि वो नेक्स्ट अवेलेबल को ढूंढे। एरे नोड करंट पॉइंटर 2, उसको राइट साइड वाले नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ इंक्रीमेंट कर दिया गया है। अब जो है क्या कहते हैं, आप देख सकते हो कि आपका काम यहाँ पर भी पूरा हो गया। सारे एंड हो गए। ये वाला भी एंड हो गया। तो सारे एंड करके इस वाले ये रूट पॉइंटर वाले के साथ इसने लिखा हुआ, इसके साथ इसने लिखा, रूट पॉइंटर के वाले से बाहर निकल कर आपने आपने लिखना है, फ्री नोड को इंक्रीमेंट कर देना है, फ्री नोड इक्वल टू फ्री नोड। ओहो, इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या हो गया फ्री नोड को, वो मैं सुबह से फ्री नोड लिखी जा रहा हूँ उसको वहां से पढ़ पढ़ के, फ्री काउंटर है। ये आपके पास आ गया फ्री पॉइंटर, ये आपने इंक्रीमेंट कर दिया,
और एक और गलती मुझसे ये हुई है कि ये एरेज इस तरह से काम नहीं करती हैं इसके अंदर कॉमा के साथ। यहाँ पर आपको इस तरह से ब्रैकेट करना पड़ता है। ये आपको इस तरह से करानी होती है। सूडो कोड के अंदर वो तरह से होती है। मैं सूडो कोड को किसी देख के लिख रहा था, इस वजह से यहाँ पे छोटी सी ये वाली एरर। उसके बाद जो है कि कहते हैं, पहले इसको ठीक कर लें। आपने एल्स आउटपुट कर देना है, यानी कि इफ इसे, वरना यहाँ पर आप आएंगे एल्स प्रिंट ट्री इज फुल, और इसके बाद आप जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो रिटर्न कर देंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्रोसीजर है। तो ये सर आप कहेंगे कि ये जैसे वैल्यूज ऐड नहीं की हुई, उसकी वजह ये है क्योंकि इधर बाय रेफरेंस वाला बाय वैल्यू वाला काम है ही नहीं। तो बाय रेफरेंस के अंदर बनाने के लिए हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा एट द एंड। तो हम रिटर्न करेंगे इधर वैल्यूज को, रिटर्न एरे नोड्स कॉमा रूट पॉइंटर कॉमा थ्री पॉइंटर रिटर्न करा देंगे इधर। अब इसके बाद काफी लंबा कोड था ना, तो ये देखा ना कि ब्रैकेट में इस तरह से हो सकता है, वो उस तरह और चीज होती है, वो लिस्ट होती है बेसिकली इसमें काम करती है। The procedure print all outputs the data of each element of array node in order they are stored in the array. Each element is printed in row or the order left pointer data right. For example, this write program code to print all. Print all basically सारे के डेटा को प्रिंट कर रहा होगा। तो किस तरह से लिखा जाएगा, बड़ा सिंपल सा काम है। और इधर आएगा आपके पास def print all, पैरामीटर मिलेंगे आप array nodes। पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर काम लिखे फॉर x इन रेंज 0 से लेकर 20 तक आप प्रिंट करेंगे सबसे पहले array nodes x 0। उसके बाद आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करोगे array nodes x 1। फिर आप एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले आएंगे यहाँ पर, और फिर आप जाएगा array nodes x 2। ये आ गया और ये आपका सारा array को प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो कहता है द मेन प्रोग्राम शुड लूप 10 टाइम्स each calling the procedure add node. It should then call the procedure print all. Edit the main program to perform the action described. अच्छा जी, एक लूप चलाना है जो कि 10 दफा चलेगा और फिर इसको 10 दफा कॉल करोगा। फॉर x in range 10, आप इधर इन वेरिएबल्स में स्टोर करोगे array nodes। आपके पास दूसरा वेरिएबल कौन सा था, रूट पॉइंटर था। रूट पॉइंटर, और फिर आपके पास था फ्री नोड, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, फ्री नोड। इसके से आपने ये रिटर्न वैल्यूज ले लेनी है आपने, एड नोड एरे नोड रूट पॉइंटर कॉमा फ्री नोड, इस सबको आपने पास कर। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये काम तो ठीक कर रहा है ना, हाँ यस, इट इज एक्सेसिंग द राइट एरे। उसके बाद जो है कि कहते हैं, आपने यहाँ पर जब अपने 10 दफा कॉल कर लिया तो आप इधर प्रिंट ऑल कॉल कर दो, प्रिंट ऑल एरे नोड। टेस्ट द प्रोग्राम बाय एंटरिंग दीज डाटा वैल्यूज। इनको एंटर किया जाएगा, एंटर दी डेटा। आपको नजर आ रहा है 10 5 15 8 12 6 20 11 9 4।
हाँ, इसने आपको एक एरे प्रिंट कर दिया भैया, अल्लाह जाने क्या इसे प्रिंट किया है, ये चेक करना पड़ेगा। ये बाय द वे आपने ये चेक करा दिया था मैंने आपको। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये वाला मेथड भी हमारा ठीक है और ये वाला मेथड भी हमारा ठीक है। उसके बाद ये आपके पास वैल्यूज आई हैं 10, 5, 15, 8, 12, 6, 20, 11, 9, 4। उसके बाद ये 1, 9, 4, 5, 7 और बाकी सबके -1। लेकिन ये किस बात की अरे प्रिंट हो गई है? मैंने कहीं दो जगह प्रिंट ऑल कर दिए, एक खाली अरे की प्रिंट हो रही है साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा वो रुक नहीं रहा, इसको आगे रुक जाना चाहिए था क्योंकि जहाँ डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं रुकेगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जो कोड हमने लिखा है उसके हिसाब से तो ये नहीं रुकेगा प्रिंट ऑल के लिए। वैसे प्रिंट ऑल क्या कोड है? इसको वैसे प्रिंट इस तरह कराया नहीं जाता, वरना वो जीरो की प्रिंट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये सही मेथड नहीं है प्रिंट ऑल का, क्योंकि पॉइंटर थोड़ी प्रिंट कराने होते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। And in order traversal visits the left node, then the root outputs this, then visits the right node. Right, the recursive procedure in order to perform the in order traversal of the tree held in array node. अच्छा जी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे लिखा जाता है इनका? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे डेफ इन ऑर्डर। आप पहले अपनी एरे नोड लोगे और इधर आपका आ जाएगा रूट पॉइंटर। इफ जैसे एरेज हैं, एरे नोड्स बड़ी अजीब लगती मुझे एरेज के साथ। 0 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि जब तक सबसे छोटी वैल्यू आपकी नहीं आ गई हुई, आपको -1 नहीं वहाँ रूट लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ, तो आप तब तक चलाओगे। क्या हो गया इसे? आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट नोड विजिट करना है। तो लेफ्ट नोड विजिट करने का तरीका ये है कि आप रिकर्सिव कॉल देते थे इन ऑर्डर एरे नोड्स कॉमा, और इसको लेफ्ट साइड विजिट करने आने का तरीका ये है कि आप इसको लेफ्ट पॉइंटर पास करते हो जो कि आपने ये लिखा हुआ था। इसको कंट्रोल सी कर लो और इसको यहाँ पे इसको लेफ्ट विजिट करा दो। जिससे लेफ्ट विजिट कर लिया, उसके बाद आपने प्रिंट करना है मिड वैल्यू जो कि 1 पे है। इधर आपका आ जाएगा प्रिंट, प्रिंट कराएंगे आप इसको एरे नोड्स रूट पॉइंटर डाटा वैल्यू 1। अगर आपके पास इफ एरे नोड्स राइट साइड पे लेके जाना है तो रूट पॉइंटर राइट साइड विजिट कराने के लिए आपके पास 2 इज नॉट इक्वल टू -1। फिर आप क्या करोगे, आप यही वाली चीज कॉल करोगे दोबारा सारी। ये रिकर्सिव है और आपके पेपर में रिकर्सिव ही आता है, आपको नॉन रिकर्सिव इसके लिए याद करने की खास जरूरत नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे ले आते हो। अब वो कहता है कि इसको जी टेस्ट द प्रोसीजर इन ऑर्डर विद द सेम डेटा, टेक स्क्रीनशॉट और आउटपुट आफ्टर एंटरिंग द डेटा। अच्छा जी, अब इसको इन ऑर्डर भी करना है होगा, तो हमने मेन प्रोग्राम किधर लिखा था? एरे नोड्स इन ऑर्डर को कैसे टेस्ट करना है आपने? इन ऑर्डर ट्रिवर्स कराना होगा। अच्छा, इसको ट्रिवर्स भी कराना है, चलो ठीक है। इस तरह से मतलब ये कि आप इधर प्रिंट करोगे प्रिंट इन ऑर्डर, पैरामीटर में आ गई आपकी एरे नोड्स, रूट पॉइंटर में आ गया आपका रूट पॉइंटर। अब इस पर जब आप प्ले करोगे तो आपके पास सबसे पहले जब वैल्यूज दी हुई थी यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर 10, 5, 15, 8, 12, 6
20, 11, 9, 4। इसे ट्रेवर्स भी कर दिया उसको। ट्रेवर्सल में मेरे ख्याल से आंसर ठीक नहीं आया हमारा। ठीक है, चेक कर हुआ है। वन, वन क्यों नहीं प्रिंट? अच्छा, वन मार्क शोइंग आउटपुट फादर। 4, 5, 6, 8, 9, नन क्यों प्रिंट हुआ? अल्लाह जाने। अच्छा, वो लास्ट पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना कि ये यहाँ पे खाली है। तो इसके साथ जो है हमारा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर आकर पूछ सकते हो। फाइल जो है इसकी आपको जो है अटैच लिंक के अंदर इसकी सोर्स फाइल और इसके पास पेपर और इसकी मार्किंग स्कीम आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।